गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको जैसा कि याद है कि क्लास 12th में इस समय मैथमेटिक्स में हम लोग ITF स्टडी कर रहे हैं। ITF यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इसको कहा जाता है, और ये आपके मैथमेटिक्स में सेकेंड चैप्टर है। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें स्टडी की हैं उनमें से देखा कि एक्चुअली जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस थे उसमें से अभी तो केवल हमने साइन का ही आपको बताया है कि जो साइन फंक्शन है वो अपने डोमेन और रेंज में एक्चुअली अपने डोमेन और रेंज में वो बाइजेक्टिव नहीं था, और इसलिए हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने उसको ऐसे रेस्ट्रिक्ट किया फंक्शन को, उसको हमने बाइजेक्टिव बनाया, और बाइजेक्टिव बनाने के बाद हमने उसका इन्वर्स भी ज्ञात किया, और ये चीज़ें आई होप कि आपको समझ में भी आई होंगी। तो ये पिछली क्लास में हमने करके आपको दिखाया था, और उसके तहत मैं एक बार याद दिला दूं आपको कि ये जब हमने किया था तो इन्वर्स जो साइन फंक्शन आपका था, साइन इन्वर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या बनी हुई थी, मैं एक बार याद दिलाता हूं और फिर हम आगे चलेंगे। आज हम देखेंगे कॉस फंक्शन को उसको हम बाइजेक्टिव कैसे बना सकते हैं, टैन को कैसे बना सकते हैं, कॉट को कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो मैं एक बार याद दिला देता हूं आपको साइन फंक्शन के लिए। साइन फंक्शन जो होता है उसका जो डोमेन होता है वो तो एक्चुअली R होता है, और उसका जो रेंज होता है वो होता है आपका फ्रॉम -1 to +1 क्लोज्ड इंटरवल। ओके, लेकिन इस डोमेन और रेंज के लिए जो आपका sin x = y है इज नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव नहीं होता। तो हमने उसको बाइजेक्टिव बनाया। बाइजेक्टिव कैसे बनाया? इसका जो डोमेन था हमने सिर्फ कितना लिया, -π/2 से +π/2 तक हमने इसका डोमेन लिया, और रेंज -1 to +1। इसमें हमने देखा कि जो हमारा साइन फलन है sin x = y इज बाइजेक्टिव। ओके, और जब ये बाइजेक्टिव बना तो हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर एक ऐसे फंक्शन का एग्जिस्टेंस जरूर होगा जो इसका इन्वर्स हो, मतलब साइन इन्वर्स। इसके इन्वर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो इसकी रेंज हो जाएगी, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -1 to +1, और जो इसकी रेंज बनेगा वो हो जाएगा -π/2 to +π/2। इस तरीके से एक इन्वर्स फंक्शन का एग्जिस्टेंस मिला, और उसको हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स y = x। यहाँ साइन x = y और यहाँ साइन इन्वर्स y = x। क्यों? ये हमने फंक्शन से आपको बताया था, पूरा डिटेल की थी इसकी। यहाँ पर साइन इन्वर्स फंक्शन की जो डोमेन होती है ये क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1 होती है, और ये रेंज होती है। इस रेंज को हम साइन इन्वर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहते हैं इसको हम, ये भी आप याद रखें। हिंदी में इसी को बोला जाता है मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा। तो इतनी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में की थी, एंड आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। आज चलते हैं, इसका नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं, दैट इज कॉस फंक्शन। तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि आप पिछली क्लास में कर भी चुके हैं, और मैंने सोचा कि आज आपको 2 मिनट में रिवाइज करवा दिया जाए, तो वो मैंने आपको करवाया है, ठीक है ना। ओके, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं कॉस फंक्शन पे, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ कॉस फंक्शन, इन्वर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन, ठीक। और आपको बेटा ध्यान भी होगा, इन्वर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन हम निकाल रहे हैं, इसी को हम ऑर्क कॉस फंक्शन भी कह सकते हैं।
आर्क कॉस फंक्शन, ठीक है ना। इन्वर्स फंक्शन के साथ, इन्वर्स फंक्शन को हम जब बोलते हैं तो जैसे कि हम कॉस इन्वर्स बोलें, इन्वर्स ऑफ कॉस फंक्शन, या हम उसको आर्क कॉस फंक्शन भी बोल सकते हैं। इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन तो आर्क साइन फंक्शन बोल सकते हैं। इन्वर्स ऑफ टेन फंक्शन आर्क टेन फंक्शन भी बोल सकते हैं, ये भी इसका एक और नाम है। ओके, तो अब हम कोसाइन फंक्शन को देखेंगे। सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बना के आपको दिखाता हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा, और ग्राफ से हम सारी चीज़ें फिर डिटेल निकाल लेंगे इसकी, ठीक है। तो ये मैंने एक लाइन बना ली, एक्स एक्सिस बना लिया, और ये मैंने बना लिया वाई एक्सिस। वाई इधर वाई डैश, ये एक्स, और यहाँ पर ये एक्स डैश। ओके, ये 0 है। एक्स अक्ष पर हम ना एंगल लेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर ले लेंगे π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर 2π, यहाँ पर आप ले सकते हैं 5π/2, और यहाँ पर आप ले सकते हैं 3π, 6π/2 यानी कि 3π। आपको अगर इस एंगल को लेने में, इन एंगल्स को लेने में अगर प्रॉब्लम होता है तो ये बेटा बड़ा इजी है। मैं आपको बताऊं, आप π/2 के स्टेप में बढ़ते चले जाइए। जैसे π/2, 1π/2, फिर आगे जाएंगे 2π/2, 2π/2। तो जब हमने 2π/2 लिखा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई बच गया, वो पाई उठा के यहाँ रख दिया गया। अगला फिर 2π, जैसे 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2 है। यही पूरा मतलब इसी तरीके से लिया जाता है। पर अब जैसे यहाँ 6π/2 आया तो 2 से 6 कैंसिल हो के 3π बच गया। यहाँ पर आया था 4π/2 तो 4 से 2 कैंसिल हो के 2π बच गया। ऐसा हो जाता है, बट अगर एंगल लेने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके से ले लिया करिए। इसी तरह इधर भी बढ़ते जाएंगे। दिस इज -π/2, यहाँ पर -π, यहाँ पर -3π/2, यहाँ पर -2π, यहाँ पर -5π/2। बस ठीक है, इतने से आप बना लो। अब कॉस फंक्शन को ध्यान करिए। जब x की वैल्यू बेटा 0 होती है तो कॉस फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है? यहाँ पर हम मान लेते हैं ये +1 को इंडिकेट करता है, और इधर इतनी डिस्टेंस पर इसको हम ले लेते हैं -1। ओके, तो 0 पर x बराबर जब 0 होगा तो कॉस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? +1। आपको मालूम है ना, cos 0 की वैल्यू +1 आती है, ठीक। π/2 पर कॉस फलन कैसा हो जाएगा? 0, तो वो यहीं पर आ जाएगा। सॉरी, पाई पर कॉस फंक्शन की वैल्यू हो जाती है -1, तो पाई पर -1 तो यहाँ पर आएगा। 3π/2 पर फिर से 0 हो जाता है, यहाँ आ जाएगा। 2π पर 1 हो जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से फिर यहाँ पर 0, 3π पर यहाँ पर आ जाएगा -1। इसी तरीके से -π/2 की अगर बात करेंगे आप, तो ये जब इधर की तरफ बढ़ेगा, ये ग्राफ आप इतना जब बनाएंगे इस तरह से, तो देखिए जब स्मूथली आप इस तरीके से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ऐसा ही ये ग्राफ पीछे की तरफ भी बढ़ता जाएगा। -π/2 पर कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी, -π पर कॉस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -1, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे 3π/2 पर फिर 0, -2π पर +1 आ जाएगी यहाँ पर, इस तरह से, और यहाँ पर फिर 0। अब अगर इस ग्राफ को आप ऐसा मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों देखिए ये ग्राफ कैसा दिखेगा आपको। ये ग्राफ ऐसा बना हुआ दिखने लगेगा। तो ये कॉस का ग्राफ है, ये अभी मैंने कॉस का ग्राफ बनाया। अब कॉस के ग्राफ को अगर देखें, मैंने आपको एकाएकी पहचानने का एक तरीका बताया था कि कोई फलन अगर एकाएकी है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। आप एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि अगर मैं एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींच देता हूँ तो ये लाइन इस कर्व को कितनी जगह काटती है? क्या एक जगह काटती है या बहुत जगहों पर काट देती है? तो हमको तो दिख रहा है कि ये तो बहुत जगह पर काट देती है। इसका मतलब हमारा जो कोसाइन फंक्शन है वो फिर से एकाएकी नहीं है। कोसाइन फंक्शन एकाएकी नहीं है, और अगर कोसाइन फंक्शन 1 नहीं है तो वो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा फिर तो, ठीक है ना। अब अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो हम इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे? हम तो इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे इसका।
तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि हम इसका ना इसको बाइजेक्टिव बनाएंगे, इसको बाइजेक्टिव बनाएंगे। तो देखिए मैं इसको लिखता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर लिखता हूं कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन का डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। कोडोमेन क्या होता है? फ्रॉम -1 to +1। ठीक है ना? तो कॉस फंक्शन का डोमेन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और इसका जो रेंज होता है वो -1 से लेकर +1 तक होता है। तो इस डोमेन और इस रेंज के लिए हमारा जो कॉस फंक्शन है, आपने देखा ग्राफ बनाया, एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींची, उसने बहुत जगहों पर काट दिया। तो इस डोमेन और रेंज पर हमारा जो कॉस फंक्शन है, दिस इज नॉट बाइजेक्टिव। cos from R to closed interval -1 to +1 cos x is equal to y is not bijective। और बाइजेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 नहीं है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब बाइजेक्टिव नहीं है तो हम इसका तो इन्वर्स नहीं निकाल सकते, इस डोमेन और इस रेंज पर तो इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो अब हमारा मकसद ये है कि हम इसको बाइजेक्टिव बनाना चाहते हैं। इस डोमेन और उस रेंज पर हमारा जो कॉस फंक्शन है ये एक ही नहीं है ना, आच्छादक तो है। क्योंकि आप देखें -1 से +1 तक के आप ग्राफ को देखेंगे तो कॉन्टिन्यूस ग्राफ आ रहा है -1 से +1 तक। ये आपको डोमेन के हर पॉइंट की इमेज यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि एक ही नहीं है, तो हम इसको एक ही बनाएंगे। और उसके लिए साइन की तरह, जैसा आपने साइन में किया था, साइन की तरह इसके डोमेन को मुझे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। पूरा ऐसा लेकर के पूरा ग्राफ तो हम नहीं उसको बाइजेक्टिव बना सकते हैं, मुझे इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हिस्सा हम लेंगे, कितना हिस्सा लेंगे? साइन में भी हमने कुछ टुकड़ा लिया था, बाकी लेफ्ट और राइट छोड़ दिया था। इसमें कौन सा पार्ट लेंगे, उस पार्ट को लेकर के हम इसका बाइजेक्टिव बनाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम, आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, केवल इतने से पोर्शन को देखिए। ये मैं और कलर ले लेता हूं, रेड कलर। आप इस पोर्शन को देखिए, इसको और इस हिस्से को, यहां से यहां तक का हिस्सा देखिए। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं यहां पर। इस वाले हिस्से को बउआ देखो, इसको, बाकी उसके लेफ्ट साइड में आप छोड़ दीजिए, बाकी उसके राइट साइड को भी आप छोड़ दीजिए। केवल इतना पोर्शन देखिए जितना पोर्शन रेड है। और रही बात इधर की, तो इधर को आप इसको छोड़िए, इधर का हिस्सा हटा दीजिए, और इधर का हिस्सा भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ओके। इस पार्ट को आप देखें तो इधर लेफ्ट साइड का हिस्सा भी हटा दें और राइट साइड का भी हिस्सा हटा दें। आप सिर्फ कहाँ से कहाँ तक का पार्ट देखें, आप सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक का हिस्सा देखें। यहाँ पर इसकी वैल्यू इतनी, और पाई पर इसकी वैल्यू यहाँ -1। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये पूरा पोर्शन भूल जाइए, केवल इसको ध्यान कीजिए, तो अब मुझे आप बताइए कि क्या इस डोमेन पर आपका कॉस फंक्शन बाइजेक्टिव है? तो बाइजेक्टिव है, इसको पता लगाने के लिए हमने क्या किया, एक की ही प्रॉब्लम थी, एक नहीं था, आच्छादक तो था। तो हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए। अगर वो इस ग्राफ को एक जगह पर काटेगी तो एक ही हो जाएगा। तो हम एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींच के देखते हैं। आप देखो बेटा, कहीं पर भी आप एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचिए, हर जगह वो लाइन ग्राफ को केवल एक ही जगह काट रही है। आपको समझ में आई बात? इसलिए इस डोमेन में अब हमारा जो कॉस फंक्शन है ये कैसा बन चुका है, अब ये कॉस फंक्शन हमारा 1 हो गया है, एक ही हो गया है। अगर ये एक ही हो गया है, इसका मतलब अब ये बाइजेक्टिव बन गया। और अगर ये बाइजेक्टिव बन गया है तो अब तो हम इसका इन्वर्स बना सकते हैं। लेकिन क्या पूरे डोमेन को लेने से ये कॉस फलन बाइजेक्टिव था? आंसर इज नो। पूरे फंक्शन को लेने से हमारा कॉस फलन बाइजेक्टिव नहीं बना, केवल हमको 0 से कहाँ तक लेना पड़ा हिस्सा, पाई तक। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, 0 से कहाँ तक का हिस्सा ले रहे हैं, पाई तक का हम ले रहे हैं। 0 भी ले रहे हैं, पाई भी ले रहे हैं, इसलिए 0 से पाई में क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे।
इतने हिस्से का अगर कॉस फंक्शन हम लेते हैं तो ये एकैकी आ जाता है और ये बाइजेक्टिव बन जाएगा। तो अब इसको यहां पर लिख लेते हैं, बट कॉस फलन का अगर हम डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दें, कितना हिस्सा रिस्ट्रिक्ट किया, 0 से लेकर पाई तक का पोर्शन हमने इसमें दिखाया आपको। क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई और इसकी रेंज -1 से +1। तो इस डोमेन और इस रेंज के लिए हमारा फलन बाइजेक्टिव नहीं था, पर अब तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो कॉस फलन है इस डोमेन और इस रेंज के लिए बाइजेक्टिव है। 0 से पाई तक का पोर्शन लेंगे तो ये एकैकी भी है, आच्छादक भी है, बाइजेक्टिव है। यहां पर लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू y इज बाइजेक्टिव। तो हमें ना कॉस फलन के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा, अब बाइजेक्टिव बन गया। और अगर बच्चों अब ये बाइजेक्टिव बन गया तो हम इसके इन्वर्स की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब हम इन्वर्स की बात करते हैं इसके। देयरफॉर कॉस इन्वर्स फंक्शन का एग्जिस्टेंस होगा और वो कॉस इन्वर्स फंक्शन ऐसा होगा जिसका डोमेन कॉस फलन की रेंज बन जाएगी, -1 to +1। आपने इन्वर्स फंक्शन को याद है ना आपको, अगर कोई फंक्शन हमारे पास x है जिसका डोमेन x है और उसकी रेंज y है, लेकिन अगर इसका इन्वर्स फंक्शन आप देखेंगे तो उसका डोमेन y हो जाएगा और उसकी रेंज हो जाएगी x। ओके, ठीक। तो अब कॉस फंक्शन का ये डोमेन और ये रेंज थी, तो कॉस इन्वर्स फंक्शन की ये डोमेन हो जाएगी और ये रेंज हो जाएगी। क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई। ओके, और अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस इन्वर्स y इज इक्वल टू x। और इस तरह से प्यारे बच्चों आप देखिए कि हमने फिगर बना करके न सिर्फ डायरेक्ट आपको वैल्यू बताइए बल्कि फिगर बना के दिखाया कि किस तरीके से कॉस फंक्शन का हम कब बाइजेक्टिव बना सकते हैं, और अगर बाइजेक्टिव बन जाएगा तो फिर उसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगी। तो जिस तरीके से साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज आपने देखी थी, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कॉस इनवर्स फंक्शन की भी डोमेन और रेंज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए कॉस इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज को आप देखिए। अभी आप इसको ऐसे में बताते जा रहा हूँ, फाइनली जब सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हम कर लेंगे, उनके इन्वर्स के हम डोमेन और रेंजेस निकाल लेंगे ना, उसके बाद फिर हम आपको फिर से एक टेबल बनाएंगे। जैसे एक त्रिकोणमितीय फलनों की डोमेन और रेंज की टेबल बनाई थी ना, वैसे ही एक टेबल हम बनाएंगे जिसमें हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के डोमेन और रेंजेस लिखेंगे। ठीक है, अभी आप 1 by 1 देखते जाइए, इसको याद करते जाइए, इसको जरूरी है बहुत इसको याद करना आपको, नहीं तो इनवर्स फंक्शन के सॉल्यूशन में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो हम इसको पहले कर ले सारे त्रिकोणमितीय फलनों के इनवर्स, और उसके बाद एक साथ पूरी टेबल में डोमेन और रेंज को मेंशन करेंगे। ओके, तो आई होप कि ये कॉस का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं tan फंक्शन को क्या होगा। तो चलिए अब यहां पर हम देखेंगे इनवर्स ऑफ tan फंक्शन। हमारा मेन मकसद है फिगर बना के उसको बाइजेक्टिव दिखाना और बाइजेक्टिव दिखा के उसके डोमेन और रेंज का पता लगाना। क्लियर? तो अब हम बेटा देखना चाहते हैं इनवर्स ऑफ tan फंक्शन। इनवर्स ऑफ tan फंक्शन, और इसी को बेटा और हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं आर्क tan फंक्शन। आर्क tan फंक्शन भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, ओके। अब अगर इसको समझना है, जब हमने कॉस को समझना था तो आपको ध्यान होगा एक ग्राफ बनाना पड़ा था हमें कोसाइन का। अगर आपको tan को समझना है तो tan का भी आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, और उसके ग्राफ से फिर हम आपको बता सकेंगे कि इसका क्या डोमेन और क्या रेंज लेना चाहिए जिससे कि ये बाइजेक्टिव हो जाए। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं, आप भी ध्यान से देखिएगा। ये x एक्सिस मैंने ले लिया, और यहाँ से आपको देखिए बड़ा अच्छा है
ये भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। अगर आपने क्लास 11th में इनके ग्राफ नहीं बनाए हैं, ये y और ये y डैश, अगर क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ आपने नहीं बनाए हैं तो यहाँ सीख लीजिए। यहाँ मैं हर एक का ग्राफ बना के आपको समझाऊंगा। ओके, tan का ग्राफ बनाना है तो पहले एंगल्स ले लेते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर π/2, 2π/2, 3π/2 और इस जगह पर 2π आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे इधर भी आ जाएगा -π/2 -π -3π/2 और यहाँ पर हो जाएगा -2π। tan का ग्राफ अगर आपको नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इजी है। आप एक काम करिए, आप tan x की वैल्यू देखिए क्या होती है। tan x की वैल्यू होती है sin x अपॉन cos x। ठीक है, पहले देखो 2-3 एंगल पर निकाल के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा पूरा क्या चल रहा है। यहाँ पर 0 पर निकाल के देखो तो when x is equal to 0, x is equal to 0, tan x की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? sin 0 की वैल्यू क्या होगी? 0, cos 0 की वैल्यू होगी 1 और tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। समझ आ गया आपको? ओके, अब अगर x की वैल्यू हम π/2 कर लें, अगर x की वैल्यू को हम π/2 कर लें तो tan x कितना आएगा? देखो x की वैल्यू को अगर हम π/2 कर लेंगे तो sin π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? sin π/2 +1 आएगा, cos π/2 0, तो 1/0 दिस विल बिकम इन्फिनिटी। ओके, अच्छा 0 और π/2, फिर हाँ ठीक है, इतने से ही आपको पता लग जाना चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, x जब 0 था तो tan कैसा था? 0। जब x 0 है तो tan कैसा है? 0 यहाँ पर। और जब x π/2 है तो tan कैसा है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब यहाँ कहीं पर जाएगा। ओके, और -π/2 पर -इन्फिनिटी आ जाएगा। सो व्हेन x इज इक्वल टू -π/2 देन tan x विल बी -इन्फिनिटी। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, +इन्फिनिटी को हम ऊपर कहीं मान लेंगे, -इन्फिनिटी को हम नीचे ले लेंगे। इन्फिनिटी को हम नंबर लाइन पे दिखा तो नहीं सकते क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, तो उसको हम +इन्फिनिटी ऊपर -इन्फिनिटी नीचे। अब ध्यान से देखिएगा, 0 पर 0, 0 पर 0, π/2 पर इन्फिनिटी। इसको ना थोड़ा सा मैं ऐसा कर लेता हूँ और -π/2 पर भी मैं ऐसे बना लेता हूँ, ज़रा आप गौर कीजिएगा। अच्छा, π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी आई बउआ? इन्फिनिटी आई है π/2 पर। इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं ज़रा हम। y बेटा ध्यान से देखना, π/2 पर वैल्यू इन्फिनिटी, π/2 पर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है तो लाइन टच नहीं करी जाएगी, याद रखिएगा, इसमें आप टच नहीं कराएंगे। और यहाँ पर 0, -π/2 पर -इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी मतलब बहुत नीचे, π/2 पर फिर से गौर से देखिए, 0 पर 0, π/2 पर +इन्फिनिटी बहुत ऊपर, -π/2 पर -इन्फिनिटी बहुत नीचे। अब अगर इस ग्राफ को आप बना के लाएंगे, लाइन पर टच नहीं कराना आपको, इसको अगर यहाँ से बना के लाएंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बेटा आपको दिखने लगेगा। ऐसा आपको ग्राफ दिखेगा, यहाँ बहुत दूर से आ रहा है इन्फिनिटी से। ओके, इस तरीके का ग्राफ आपको दिखेगा। देखिए मैंने ग्रीन से बनाया है। अब अगर आप इतना बना लिया और एंगल्स आप निकालेंगे ना, तो अब यहाँ पर ना आपको पता लग जाना चाहिए कि नेक्स्ट ग्राफ कैसा इसका बनेगा। एक हम 3π/2 पर ऐसे लाइन दे देते हैं और ऐसे ही यहाँ -3π/2 पर भी हम एक लाइन ऐसे दे देते हैं। अब कलर चेंज करके हम ग्राफ बनाते हैं। 3π/2 पर भी आप देखेंगे कि इन्फिनिटी आया और पाई पर आप देखेंगे 0 आया। तो इस तरीके से ये वैल्यू ऐसे आके और ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही यहाँ पर भी इन्फिनिटी से ऐसे आएगा और यहाँ से आते हुए ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ओके, आई होप कि अब ये चीज़ समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपका tan का जो ग्राफ बनेगा, ऐसे इधर बनाते चले जाइए, ऐसे ही आप इधर बनाते चले जाइए। अब अगर ये tan का ग्राफ है तो आप देखिए, फिर से वहीं पर आ जाते हैं हम लोग, फिर से वहीं पर आ जाते हैं हम कि क्या tan का ग्राफ एक ही है, आच्छादक तो है। देखिए पहले हम इसका ना को डोमेन और रेंज लिखते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। इससे अब हम हटा देते हैं यहाँ से, अब इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ tan फंक्शन लेंगे। tan फंक्शन का जो डोमेन होता है आपको याद होगा क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। लेकिन उसमें से x की वो वाली वैल्यूज़ आपको हटानी पड़ेंगी जो वैल्यूज़ π/2 के विषम गुणज में आती हैं, मतलब 2n+1 π/2, क्योंकि वहाँ पर हमारा tan फंक्शन जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू z, ये माइनस करना पड़ेगा। तो ये tan फलन का डोमेन है। अच्छा, tan फलन की रेंज आपको याद होगी, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है। इस डोमेन के लिए और इस रेंज के लिए, अगर ये डोमेन लेंगे और ये रेंज लेंगे, तो इस डोमेन के लिए आपका जो tan फलन है, दैट इज tan x = y इज नॉट बाइजेक्टिव, इज नॉट बाइजेक्टिव। और क्यों बाइजेक्टिव नहीं है, थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि बेटा आपको बाइजेक्टिव में एक के लिए क्या समझाया गया था, x अक्ष के समांतर लाइन खींचिए, अगर वो कर्व को एक जगह काटे तो वो 1 1, और अगर एक से ज़्यादा जगहों पर काट दे तो फिर वो मैनी 1 बन जाएगा, बहु एक बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो, जब हमने x अक्ष के पैरेलल लाइन खींची तो इसने कर्व को कई जगहों पर काट दिया। अगर कर्व को कई जगहों पर काट दिया तो फिर ये कर्व जो हमारा tan x है ये बाइजेक्टिव नहीं है, ये 1 1 नहीं है। ओके, अब अगर ये बेटा 1 1 नहीं है तो हम इसका इन्वर्स तो नहीं निकाल सकते। तो इस डोमेन और इस रेंज के लिए वी कांट फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ दिस tan फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, क्या अब हम इसका इन्वर्स कभी नहीं निकाल पाएंगे? आंसर इज नो। जिस तरीके से हमने साइन और कॉस फंक्शन को किया है ना, साइन और कॉस फंक्शन के लिए हमने किया है कि हमने उनको पहले बाइजेक्टिव बनाया, उनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके, और फिर उसके बाद हमने उनका इन्वर्स निकाला। सेम प्रोसीजर यहाँ भी हम यूज़ करेंगे। आप ध्यान से देखिए कैसे, अब इसको कैसे बाइजेक्टिव बनाया जा सकता है, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब इसमें बाइजेक्टिव बनाने के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि अगर आप एक काम कर दें, अगर इसके इधर का हिस्सा, ये थोड़ा सा मेरे से कुछ हुआ, -π, और इसके इधर क्या आएगा -3π/2, और इधर है ये -2π। ओके, ठीक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ध्यान से देखिएगा, ये -π/2 है ना, इसके इधर का हिस्सा हटा दीजिए, और ये जो +π/2 है इसका इधर का हिस्सा हटा दीजिए, ठीक है ना। कौन सा पोर्शन आपको लेना है, कितना ग्राफ आपको लेना है, वो मैं यहाँ रेड कलर से दिखा रहा हूँ आपको। आप सिर्फ इतना पोर्शन लीजिए, बाकी पोर्शन को यहाँ से आप हटा दीजिए। आप सिर्फ बस इतना पोर्शन लीजिए, जो ये मैंने रेड कलर से आपको दिखाया है ना, बस आप इतना सा हिस्सा लीजिए। बाकी इधर ग्रीन वाले जितने कर्व्स हैं सब हटा दो, बाकी उधर वाले भी हटा दो। अब भूल जाओ कि वो हैं भी। मान लिया कि अब ये यहाँ नहीं है, अगर आप नहीं मानोगे तो मुझे डिलीट करना पड़ेगा इस, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप मान लो कि ये ग्रीन वाले फंक्शन यहाँ पर नहीं है, अब केवल ये रेड वाला ही है। अब अगर केवल रेड वाला है तो आप देखकर बताओ क्या ये 1 1 है? तो हम x अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दिया हमने, तो हमने देखा कि अब ये एक ही जगह कट रहा है। पहले जब पूरा डोमेन, अब हमने कितने इसका डोमेन कितने में रिस्ट्रिक्ट किया, इसका डोमेन हमने -π/2 से +π/2 के बीच। मैंने बोला आप उधर नहीं जाना है, आपको इसके लेफ्ट में नहीं जाना है। जब पूरे में आप जा रहे थे और फिर एक अक्ष के समांतर लाइन बना रहे थे,
उस वक्त प्यारे बच्चों आपको याद होगा कि जब हम एक सच के समांतर लाइन बनाते थे तो वो कर्व को कई जगह काट देते थे, लेकिन अब जब हम -π/2 और +π/2 के बीच का पोर्शन लेंगे ही, इसके इधर नहीं जाएंगे, इसके इधर नहीं जाएंगे, केवल इतने में ही हम खींचेंगे ही। अब आप देखो, इतने में ही आप कितना भी खींचते रहिए, ये जो लाइनें आपको केवल -π/2 से +π/2 में ही ड्रॉ करनी है। ये देखो, आप उसके लेफ्ट में नहीं जाना, उसके राइट में आपको नहीं जाना। अब यहाँ पर देखिए, जो ये लाइनें खींच रहे हैं केवल -π/2 से +π/2 के बीच में, अब ये रेड वाले ग्राफ को केवल एक ही जगह हर लाइन काट रही है। इससे हमको पता चलता है कि अब हमारा ग्राफ कैसा हो गया, 1-1 हो गया। लेकिन उसको 1-1 बनाने के लिए मुझे tan फंक्शन का जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा, और कहाँ पर लेना पड़ा उसको, हमें -π/2 और +π/2 के बीच में लेना पड़ा। तो भले इस डोमेन और इस रेंज के लिए tan फलन बाइजेक्टिव नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अब हम बता सकते हैं आपको कि हमारा जो tan फंक्शन है उसका अगर डोमेन ये ना ले करके हम -π/2 और +π/2 के बीच में ले लें, ओपन इंटरवल -π/2 तो +π/2, ओपन इंटरवल का निशान ऐसा भी आप बना सकते हैं, -π/2 तो +π/2 अगर हम इसका डोमेन ले लें, ये ओपन इंटरवल का निशान है। ओपन इंटरवल के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, उसके लिए एक वीडियो भी बना के आपको चैनल पर डाली गई थी, ताकि आप देखें और इंटरवल के बारे में सारी चीज़ आप अच्छे से समझ लें। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो निकाल लिए और उसको देखिए, इंटरवल की पूरी डिटेल उसमें करी गई है, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आपको ओपन इंटरवल का मतलब है आपको -π/2 और +π/2 नहीं लेना है, -π/2 और +π/2 के बीच के एंगल लेने हैं। मतलब ना तो आपको -π/2 लेना है और ना तो आपको +π/2 लेना है, आपको इनके बीच की सारी वैल्यूज़ लेनी है। क्यों? क्योंकि ग्राफ आप देखिए π/2 को नहीं टच कर रहा है, इधर -π/2 को भी ग्राफ टच नहीं करेगा, क्योंकि π/2 पर इसकी वैल्यू अनंत पर टच करेगी जाके, इधर -∞ पे टच करेगी जाके, ठीक है ना। ओके, इसलिए ना तो -π/2 लेना है ना +π/2 लेना है, उनके बीच के एलिमेंट्स लेने हैं। और इसकी रेंज, तो रेंज हम यही द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लिए ले रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, tan इस डोमेन और इस रेंज पर बाइजेक्टिव नहीं था, लेकिन tan इस डोमेन और इस रेंज पर बाइजेक्टिव बन गया है। आपको मैंने दिखाया लाइंस ड्रॉ करके एक सच के समांतर। तो tan x = y इज नाउ बाइजेक्टिव, इज नाउ बाइजेक्टिव। अब ये बाइजेक्टिव हो गया बच्चों। तो बेटा अगर अब ये बाइजेक्टिव हो गया तो अब तो हम इसके इन्वर्स की चर्चा कर सकते हैं ना, अब तो हम इसके इन्वर्स को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उसकी बात हम कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके इन्वर्स की बात कर लीजिए। अगर बाइजेक्टिव है देन वी कैन फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ दिस tan फंक्शन, और अगर उसका इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है तो अब आप भी मुझे बता सकते हैं कि tan फंक्शन का अगर ये डोमेन और ये रेंज है तो tan इन्वर्स फंक्शन का डोमेन इसका रेंज बन जाएगा, और tan इन्वर्स फंक्शन की जो रेंज होगी वो इसका डोमेन बन जाएगी। दैट इज ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। ओके, इस तरह से ये tan इन्वर्स फंक्शन का, और इसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं, tan इन्वर्स y = x। तो ये आ गया बच्चों tan इन्वर्स फलन का डोमेन और उसका रेंज। मेन हिस्सा तो यही है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ये आपको अच्छे से तैयार हो जाए इसलिए तो हम पूरा एक एक ग्राफ बना के एक एक त्रिकोणमितीय फलन का ग्राफ बनाते हैं और उसको आपको चित्र में दिखाते हैं कि कौन सा आपको पार्ट लेना है, कौन सा आपको स्पैन यहाँ पर लेना है, जिस स्पैन में हम अपने इस फंक्शन को बाइजेक्टिव बना सकते हैं और उसी में हम इन्वर्स निकालेंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। इसको अगर कुछ बुक्स में आप देखोगे तो हो सकता है ये ऐसा भी लिख रही होंगी, tan इन्वर्स फंक्शन डोमेन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और इसकी जो रेंज है दैट इज -π/2 टू +π/2। ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और यही रेंज है जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहते हैं। आपको याद होगा इसी को बउआ हम क्या बोलते हैं, इसी को बेटा हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ओके, ये तो सभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में होगा।
जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज बनेगा उसको हम उसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बोलेंगे, मुख्य मान शाखा बोलेंगे। तो अब फिगर से और ये सारी बातें देखकर आई होप कि आप समझ गए होंगे कि tan इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या रहेगा और tan इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या रहेगा। ओके, तो अब हम चलते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं कॉट फंक्शन को देखते हैं, कॉट फंक्शन का इनवर्स स्टडी करते हैं कि कॉट इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ इनवर्स ऑफ कॉट फंक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इनवर्स ऑफ कॉट फंक्शन। और कॉट फंक्शन के इनवर्स को हम चाहें तो आर्क कॉट फंक्शन भी तो बउआ बोल सकते हैं, आर्क कॉट फंक्शन। ठीक है, अच्छा चलिए अब इसको देखना है। तो अगर इसको समझना है तो बाकी त्रिकोणमितीय फलनों के तरह इसका भी ग्राफ हमको बना के समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसका भी ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ। और पिछली बार तो tan का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे हमने ये भी बता दिया था आपको। इस बार भी अगर आपको कॉट का ग्राफ बनाना नहीं आता है, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, आप कॉट का ग्राफ बनाना सीख जाएंगे। अभी मैं बनाना बता दूंगा आपको। उसके बाद यहाँ पर हमने ऐसे ये बना लिया और ये है y एक्सिस और ये y डैश। यहाँ पर हमेशा की तरह 0, यहाँ पर हम बनाएंगे π/2, यहाँ पर बना लेते हैं पाई, यहाँ पर ले लेते हैं 3π/2, इस जगह पर ले लेता हूँ मैं 2π। ऐसे ही इधर भी आप करते चले जा सकते हैं -π/2, यहाँ पर -π, इस जगह पर -3π/2 और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा -2π। अब ग्राफ बनाना सीखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें कि cot x को आप क्या लिख सकते हैं। cot x को बउआ लिख सकते हैं आप cos x अपॉन sin x। ठीक, अब एक एक एंगल पर पता लगाइए, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। 0 पर, π/2 पर, पाई पर उसकी वैल्यू मालूम करिए। तो आप देखें when x इज इक्वल टू 0 cot x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है और sin 0 की वैल्यू 0, 0 से 1 को डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 0 पर cot इन्फिनिटी होगा। एंड व्हेन x इज इक्वल टू π/2 लेके देखिए, π/2 ले लेंगे तो cot x कितना हो जाएगा। देखो cos π/2 0, sin π/2 1, 0/1, दिस विल बी 0। अब देखो आप चाहो तो इतने से ही समझ सकते हो बच्चों। कैसे कि और आप देख ले। अच्छा मैं एक और आपको दिखा देता हूं कि when x इज इक्वल टू पाई, अगर x को पाई ले लिया जाए तो बेटा cot x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। cos x की वैल्यू होती है -1 और sin x की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, तो ये भी प्यारे बच्चों कैसा आ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस तरीके से हाँ ये -इन्फिनिटी आ जाएगा बेटा। देखो ध्यान दीजिए, cos x कितना, cos पाई कितना -1 आया था अपॉन 0, -1/0 करोगे तो -इन्फिनिटी। ओके, अब ध्यान से देखिए, 0 पर इन्फिनिटी, π/2 पर 0 और पाई पर -इन्फिनिटी। बिल्कुल इत्मीनान से देखिए, मैं यहाँ पर इस बार लाइन बनाऊंगा इस तरीके से, ऐसी ही लाइन फिर मैं 2π पर बनाऊंगा। ऐसा इधर भी मैं बना लेता हूँ -π पर। अब आगे बनाने के लिए मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा, तो पहले इधर बना लेते हैं फिर इसके बाद आ जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, 0 पर इन्फिनिटी, 0 पर वैल्यू कितनी थी इन्फिनिटी। मैं दूसरा पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ। 0 पर इन्फिनिटी, तो 0 पर हमारा ग्राफ इन्फिनिटी पर रहेगा। ठीक, यहाँ कहीं π/2 पर 0 होगा आके, मतलब ये ग्राफ ऐसे चल के आएगा
यहाँ से इन्फिनिटी से चल के आएगा इस तरह से और यहाँ आके 0 होगा। 0 पर इन्फिनिटी, पाई बाई 2 पर 0, तो 0 पर इन्फिनिटी पाई बाई 2 पर 0 हुआ, और पाई पर माइनस इन्फिनिटी, पाई पर माइनस इन्फिनिटी मतलब इसको ऐसा जाना पड़ेगा इस तरह से, और ये इन्फिनिटी तक ऐसे चला जाएगा। आई होप कि अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट ग्राफ का आइडिया भी अब आपको मिल गया होगा कि नेक्स्ट ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो वो इस तरीके का प्यारे बच्चों बन जाएगा, और ये इन्फिनिटी तक ऐसे चला जाएगा। ऐसे यहाँ भी आप बनाने जाएंगे तो ऐसे इधर भी बन जाएगा, इस तरह से इन्फिनिटी से ऐसे आएगा और ये माइनस पाई बाई 2 पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जाके ये ऐसा आ जाएगा। और जब आप ये समझ गए तो अब ये वाला पोर्शन ना हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देखिए ये वाला पोर्शन अब हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए, इधर की तरफ बनाएंगे तो यहाँ पर एक -2 पाई पर हमको एक ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी, और ये कर्व फिर आपका ऐसा बनेगा इस तरीके का। तो ये जो प्यारे बच्चों ग्रीन कलर का ग्राफ आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ग्राफ आपका कॉट फंक्शन का है, कॉट फंक्शन का, ठीक है। अब इसको देखिए और देखिए कि क्या कॉट फंक्शन वाकई में 1 है। सबसे पहले मैं इसका डोमेन और रेंज लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। कॉट फलन का प्यारे बच्चों जो डोमेन होता है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि पाई के जो पूर्णांक गुणज होते हैं उन पर हमारा कॉट फलन अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए वो मुझे हटाने पड़ेंगे। x इज सच दैट x इज इक्वल टू n पाई, x ऐसे और सही से कर लेते हैं इसको, x बिलोंग्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ओके। तो कॉट फलन का डोमेन क्या होता है, आप n पाई टाइप के, जिसमें n पूर्णांक है, n पाई टाइप के सारे एंगल हटा दीजिए, बाकी सब रियल वैल्यूज ले लें, सब पर डिफाइन रहेगा। और इसका जो रेंज आएगा कॉट फंक्शन का, वो रेंज क्या होता है, रेंज होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो कॉट फंक्शन इस डोमेन और उस रेंज पर, इस डोमेन और उस रेंज पर अगर आप कॉट फंक्शन को सॉल्व करने जाएंगे, कॉट x इज इक्वल टू वाई, सो दिस इज नॉट बाइजेक्टिव। अब इस बार तो हमने फिगर में दिखाया नहीं, लिख पहले दिया कि ये बाइजेक्टिव नहीं आए, तो अब इसको फिगर में दिखा देते हैं हम आपको कि अगर ये डोमेन आप रखते हैं और ये रेंज रखते हैं तो बेटा आपका कॉट फलन बाइजेक्टिव नहीं है। आप ध्यान से देखिए कैसे, डोमेन कितना है, इसका डोमेन ये है, ये पूरा, तो पूरा ये ले सकते हैं आप, उसमें n पाई वाले आपने छोड़ दिए होंगे, तो हमने ग्राफ ही ऐसा बनाया है। अब इसमें अगर x अक्ष के समांतर कोई लाइन हम बनाते हैं तो आप देखो उसके ग्राफ को कई जगहों पर ये काट रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसलिए ये 1 1 नहीं है। आच्छादक तो है, अब 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, और अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो हम इसके इन्वर्स के बारे में सोच भी नहीं सकते फिर तो फिर क्या करना चाहिए इसी सिचुएशन पर, इन्वर्स तक तो हमको पहुंचना है। तो अगर अब आपको इन्वर्स निकालना है, देन यू विल हैव टू मेक द फंक्शन कॉट फंक्शन बाइजेक्टिव। आपको कॉट फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं, तो पीछे अभी आपने साइन, कॉस, टेन, 3 फंक्शन को बाइजेक्टिव आप बना चुके हैं। कुछ तो आइडिया मिल चुका होगा आपको कि अगर किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाना है तो उसके लिए मुझे उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ जाता है। यहाँ पर भी हम इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। कितने में डोमेन को हमको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, आप ग्राफ को देखकर ध्यान से समझिए कि कितने में आप इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो मुझे जो दिख रहा है मैं तो इतने में कर दूंगा, इसका डोमेन 0 से पाई के बीच में। 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 पर इन्फिनिटी है, पाई नहीं ले सकते क्योंकि पाई पर माइनस इन्फिनिटी है। 0 और पाई के ऐसे मैं सर्कल बना देता हूँ, 0 और पाई के बीच में। ये देखिए सर्कल इस बात की निशानी है कि आपने 0 नहीं लिया है, आपने पाई भी नहीं लिया है, आपने 0 और पाई के बीच के नंबर ले लिए। इस पर अगर देखा जाए तो इस पर आप देखिए, इस पर अगर इतने डोमेन में देखेंगे तो अब
ये ग्राफ डोमेन से बाहर हो गए, ये वाला भी डोमेन से बाहर हो गए, तो इसके लेफ्ट साइड के सब डोमेन से बाहर हो गए, इसके राइट साइड के सब डोमेन से बाहर हो गए। तो अब आप इन ग्राफ को मत सोचिए, इसको भी मत सोचिए, मत सोचिए, ध्यान मत दीजिए उसको, अदरवाइज मैं फिर से वही कहूँगा कि मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो मुझे डिलीट ना करना पड़े, बना बनाया फिगर है, क्यों डिलीट करूँगा मैं इसको। आप सिर्फ और सिर्फ इतना टुकड़ा देख लें। अगर आप चाहें तो मैं इस पर भी कलर करके आपको दिखा देता हूँ ग्राफ पर, कि कितने ग्राफ को आपको मेंशन करना है। आपको केवल ये वाला ग्राफ लेना है, बस इतना आपको ग्राफ देखना है, बस और नहीं देखना आपको, केवल रेड पार्ट आपको देखना है। अब इसमें आप देखो, इतने बीच में कहीं पर भी कोई लाइन ऐसे खींच के देख लो, आप ऐसे बना के देखो एक सच के समांतर, क्या दिख रहा है आपको। हर लाइन इस ग्राफ को एक ही जगह काट रही है, ठीक है। पहले जब आप डोमेन पूरा ले लेते थे तो पूरे में मुझे बनाना पड़ता था, अब आपने डोमेन को 0 पाई के बीच में रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो केवल इतने में मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। और इसमें देख रहे हैं हर जगह ग्राफ को लाइन हमारी जो एक्स अक्ष के समांतर आ रही है वो केवल एक बिंदु पर ही काटती है। अगर एक बिंदु पर काटती तो फलन हमारा एक ही हो गया, आच्छादक तो पहले से भी था। ओके, तो चलिए अब इस फलन इतने डोमेन और इस रेंज पर ये हमारा फलन बाइजेक्टिव बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉट फंक्शन किस डोमेन पर बेटा, ना 0 ले सकते हैं ना पाई ले सकते हैं, इसलिए ओपन इंटरवल आपको बनाना पड़ेगा। ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई, और रेंज क्या लेनी है, रेंज तो वही रखना है मुझे, रेंज से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमें डोमेन से था। ओपन इंटरवल 0 टू पाई और ये रेंज पर। अब इस पर आप देखें इतने दौरान आपका ये फलन अब बाइजेक्टिव है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ cot x इज इक्वल टू वाई इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। ओके, अब अगर बाइजेक्टिव हो गया तो ये तो खुशी की बात है, क्योंकि जब तक बाइजेक्टिव नहीं था तब तक हम इसके इन्वर्स की बात नहीं कर सकते थे, लेकिन अब अगर ये बाइजेक्टिव हो गया है तो अब हम इसके इन्वर्स की बात कर सकते हैं। इसका इन्वर्स का डोमेन, रेंज सब आपको बता सकते हैं। चलो देखिए, तो एक ऐसे फंक्शन का अस्तित्व हो जाएगा कॉट इन्वर्स फंक्शन का, उसका डोमेन क्या बन जाएगा, उसका डोमेन बन जाएगा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जो इसका रेंज था वो इसकी डोमेन बन जाएगी, और इसका रेंज क्या बन जाएगा, जो इसका डोमेन था। ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई, ये इसकी रेंज बन जाएगी। और इस तरीके से कॉट के इन्वर्स फंक्शन का भी एग्जिस्टेंस आपको मिल जाएगा। और फाइनली एक बार फिर से हमने कॉट इन्वर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज मालूम कर लिया है। बच्चों ये देखिए, यहाँ पर कॉट इन्वर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज है, ये कॉट इन्वर्स फंक्शन का डोमेन है और ये कॉट इन्वर्स फंक्शन का रेंज मिल गया आपको। मैंने पहले ही बताया मेन टारगेट मुझे ये देखना था फंक्शन को बाइजेक्टिव कौन से डोमेन में हम बना सकते थे उसको, और अगर वो बाइजेक्टिव बन जाएगा तो फिर उसका जब इन्वर्स निकलेगा उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। और ये डोमेन और रेंज केवल हम ऐसे ही नहीं निकालते जा रहे हैं, 4 फलन के निकाल चुके हैं अभी तक हम, तो ऐसे ही निकालते जा रहे हैं। इन सब डोमेन और रेंजेस को ना आपको तैयार करना है। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कि यहाँ पर फिगर बना बना के एक एक को मैं ग्राफ में दिखाता हूँ आपको, तो आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे तैयार करें, इसको याद करिए। एक काम और कर लेते हैं, अभी तक जितने फंक्शन के डोमेन और रेंज हम निकाल चुके हैं इन्वर्स फंक्शन के, वो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। जैसे अभी तक आप साइन फंक्शन का निकाल चुके हैं, साइन इन्वर्स फंक्शन का। तो साइन इन्वर्स फंक्शन का डोमेन बउआ क्या आया था, -1 to +1। उसकी रेंज क्या आई थी, रेंज आई थी क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -π/2 to +π/2। ओके, इसके बाद आपने कॉस इन्वर्स फंक्शन का निकाला, तो कॉस इन्वर्स फंक्शन की डोमेन क्या थी, -1 to +1। और कॉस इन्वर्स फंक्शन की रेंज क्या आई थी, कॉस इन्वर्स फंक्शन की रेंज थी फ्रॉम 0 to π। देखो अगर आपको नहीं याद है तो देखिए, कॉस इन्वर्स फंक्शन का डोमेन है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, और उसका जो रेंज है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, वही यहाँ पर लिखा मैंने। इसके बाद हमने किया tan इन्वर्स फंक्शन का, तो tan इन्वर्स फंक्शन का डोमेन क्या आया, tan इन्वर्स फंक्शन का डोमेन आया द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर।
tan इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या मिला? tan इनवर्स फंक्शन का रेंज मिला ओपन इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू +π/2। इसको हम चाहें तो आपको ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो अगर बुक में ऐसे भी लिखा है तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, या आपके कोई टीचर ऐसे लिखते हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, दोनों ही ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो उसके लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ। tan इनवर्स फंक्शन का देखो, डोमेन था सेट ऑफ ऑल रियल नंबर -π/2 टू +π/2। ओ आई एम सॉरी, यहाँ पर मुझे π/2 लिखना चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी था, वहाँ पर /2 शायद हो सकते हैं 2 के से इरेज हो गया, और या मैंने यहाँ लिखा हो, चलिए आई एम सॉरी। यहाँ पर देखो डोमेन है रियल नंबर का सेट और रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। अब यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है। एक और फंक्शन हमने देखा, एक और फंक्शन हमने अभी अभी देखा कॉट इनवर्स के लिए। तो जो कॉट इनवर्स फंक्शन था उसका डोमेन भी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, उसका जो रेंज है प्यारे बच्चों वो है ओपन इंटरवल 0 टू π। और इसको हम ओपन इंटरवल 0 टू π को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल 0 टू π, मतलब 0 और π के बीच के लेने हैं। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो ये भी लास्ट पेज पे मैं दिखा सकता हूँ। आपका ये डोमेन है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर और रेंज है ओपन इंटरवल 0 टू π, ओपन इंटरवल है 0 टू π। ओके, तो अभी तक हम इन 4 त्रिकोणमितीय फलनों के इन्वर्स के डोमेन और रेंजेस पता लगा चुके हैं। 2 के अभी और बाकी रह गए निकालना, एक सेक फलन का और एक कॉसेक फलन का। अब उसका आज नहीं निकालेंगे, अब उसका हम करेंगे अगली क्लास पे। तो तब तक आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जितना भी मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, इसके पिछली क्लास में मैंने साइन फलन का निकालना बताया था, आज कॉस का निकालना बताया, फिर आपको tan के बारे में बताया, फिर आपको कॉट के बारे में बताया, और इसके बाद ये कॉट के बारे में यहाँ बताया था, और इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो मैंने जितने फंक्शन के, जितने त्रिकोणमितीय फलनों के व्युत्क्रमों के डोमेन और रेंज निकाल चुके हैं ना, हम उतने का यहाँ पर डिटेल भी लिख दिया मैंने। एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो आज मैथमेटिक्स में मैं इतना रखता हूँ, लेकिन मैं आपको ज़रूर, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना ये कुछ कराया जा रहा है उसको आप ज़रूर अच्छे से तैयार करें। मैं चाहता तो डायरेक्टली ये आपको लिख के आपको बोल देता आप याद कर लीजिए, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं उसकी डिटेल भी आपको बता रहा हूँ, उसकी गहराइयों तक ले जा रहा हूँ कि क्यों आखिरकार ऐसा होता है। अदरवाइज बुक में एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को आप याद कर लीजिए, यही टेबल बनी हुई है। लेकिन नहीं, मैं आपको रटाना नहीं, एक्चुअली मेरा मकसद आपको सिखाना है, क्योंकि सीखने से नॉलेज गेन होता है, और नॉलेज से आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, रटने से आप हासिल नहीं कर सकते। ओके, तो आप प्लीज़ इसको तैयार करिएगा। आज मैथमेटिक्स में मैं इतना ही रखूँगा, आगे और हम लोग पढ़ाई करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।